हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। एग्जाम सिर पर है, पढ़ाई चल रही होगी, तो चलिए आपकी पढ़ाई में कुछ सहयोग करते हैं और आज आपको संधारित्र, परावैद्युत, वैद्युत धारिता, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं ये सब और इनके डेरिवेशन निकालते हैं, इनके निगमन करते हैं कि कैसे इनकी धारिता ज्ञात करते हैं, कैसे संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं, कैसे चालक की धारिता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। वैद्युत धारिता का मतलब होता है किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता। लेकिन ये क्षमता इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देते ही चालक पर विभव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और विभव रुकावट डालता है और अधिक आवेश को आने के लिए। तो जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा विभव बढ़ता जाता है और विभव बढ़ने के साथ रुकावट भी बढ़ती जाती है। तो इस दशा में जब आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि होती है। दिए गए आवेश और उत्पन्न हुए विभव के अनुपात को ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर देखिए, किसी भी चालक की वैद्युत धारिता, अक्सर प्रश्न आता है कि चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी भी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, चालक को दिए गए आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। जितना भी आप चालक को आवेश देंगे विभव उतनी मात्रा में बढ़ता जाएगा और अधिक आवेश और अधिक विभव और अधिक आवेश और अधिक विभव। तो यहां पर इसको इक्वल करने के लिए Q इक्वल हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं CV और C को कहते हैं वैद्युत धारिता, ठीक है। और यहां पर C बराबर हो जाता है Q अपान। अब ये परिभाषा निकालने के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र को दिए गए आवेश और उनके विभव के अनुपात को संधारित्र की वैद्युत धारिता C कहते हैं। अब यहां पर परिभाषा हो गई हमारी, और यहां पर अगर V बराबर 1 वोल्ट ले लें तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, C बराबर Q। अरे ये तो आवेश ही है। हाँ जनाब, बिल्कुल आवेश ही है। इकाई विभव पर, मतलब 1 वोल्ट विभव पर कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण कर ले, 1 वोल्ट विभव पर कोई भी चालक जितना आवेश ग्रहण कर ले, वही उस चालक की धारिता C कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर C का मात्रक निकाल लेते हैं। C का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, और इसे फैरेड में भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई आपका वैद्युत धारिता का मात्रक। और वैद्युत धारिता इसकी विमा होगी m की पावर -1, t की पावर 4, l की पावर -2, a की पावर 2। ये इसकी विमा हो गई। तो इस तरीके से एक किसी भी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो दिए गए आवेश और उत्पन्न हुए विभव, फिर से ध्यान दीजिए, दिए गए आवेश और उत्पन्न हुए विभव के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। बस इतनी सी बात है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जैसे फैरेड भी लिख सकते हैं, 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैरेड। और इसकी विमा होती है m की घात ऋण 1, t की घात 4, l की घात -2 और a की घात 2, ठीक है। देखिए कितना आसान है ये चैप्टर, कितनी आसानी से सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको उन्नति की ओर ले चलेंगे लगातार। तो आगे देखते हैं कि अब यहां पर समस्या ये होती है कि किसी भी चालक की अगर धारिता नापनी है हमें, भैया किसी भी चालक की धारिता नापनी है, तो अब हम आवेश को नापने के लिए यंत्र का प्रयोग करें और फिर उसके साथ प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद ये नापें कि आवेश कितना है। अब जब हमें पता चल जाएगा कि आवेश कितना है और हमने विभव कितना दिया है, वोल्टमीटर की सहायता से नापें, ठीक है, तब जाकर के संधारित्र की धारिता हम निकाल पाएंगे। अब हमें कोई ऐसा जुगाड़ चाहिए जो सामान्यतः हम नाप करके, जिसका मेजर करके हम उस चालक की धारिता निकाल लें, ठीक है। तो मान लो हमारा कोई चालक गोलाकार है, कोई हमारा एक चालक गोलाकार है और इस चालक की त्रिज्या a है।
तो यहां विलगित गोलीय चालक, ये लिख लेते हैं। विलगित का मतलब होता है अलग थलग, जिसके आसपास और कोई नहीं है। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो अब यहां मान लेते हैं कि कोई एक चालक है हमारे पास जिसको हमने Q आवेश दे रखा है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल a है और इसको हमने ढेर सारा आवेश दे दिया है, आवेशित कर दिया है, और वो आवेश कितना है? Q है। तो इस पर एक विभव स्थापित हो जाएगा। हमने इसे Q आवेश दे रखा है, प्लस Q आवेश दे दिया और इसकी त्रिज्या a है। अब यहां पर इसकी वैद्युत धारिता कितनी होगी इसे निकालना है हमें। तो भैया वैद्युत धारिता के लिए फॉर्मूला है हमारा C बराबर Q अपान V। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिसे प्लस Q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गोलीय चालक है इस वजह से समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अब यहां पे कूलाम चचा बता गए हमें कि भैया अगर कोई विलगित गोलीय चालक है तो उस गोलीय चालक का जो विभव होता है वो ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस गोले का संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर रखा हुआ है। तो यहां पर हम V निकाल लेते हैं। तो V निकालेंगे तो V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। Q आवेश दिया है बटे R त्रिज्या होती, तो यहां त्रिज्या हमारी हो गई ये। ठीक है, ये हो गया हमारा विभव। अब हम इसमें चिपका देते हैं, इसे लिख देते हैं समीकरण 1। तो 1 में मान रखने पर, जब आप 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा C बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब भैया ये पलट जाएगा। अब परावैद्युत माध्यम में आपने रखा है तो यहां K लगाना है जिसका परावैद्युतांक K है। तो ये Q से Q तो कैंसिल हो गया, ये पलट गया। लो आपका फार्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A, जहां A क्या है? त्रिज्या है। अब ये सिंपल सा फार्मूला है हमारा। वायु निर्वात होता है अगर, तो वहां पर K बराबर 1 होता है। ठीक है, अब ये निकल आया हमारा। अब ये हमारा निकल आया क्या? विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, अब इस वैद्युत धारिता को बिना प्रयोग किए हम पता कर सकते हैं कि किसी भी चालक की वैद्युत धारिता कितनी है, बशर्ते कि वो गोल हो और उसकी त्रिज्या हमें सिर्फ पता हो। तो इसकी त्रिज्या हम नाप सकते हैं। त्रिज्या नाप करके आसानी से हम कैलकुलेशन करके बिना प्रयोग किए इसको हम पता लगा सकते हैं कि इस गोलीय चालक की धारिता कितनी है। ठीक है, तो इस गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, एक राशि की जरूरत है, वो है इस गोलीय चालक की धारिता। तो हमने क्या कहा, यहां पे हमने बताया कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, उसे प्लस Q आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर भी विभव उत्पन्न हो जाता है। तब वैद्युत चालक की धारिता C बराबर Q अपान V। अब जनरलाइज करने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करते हुए कूलाम ने बताया था कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाए तो वह आवेश ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह समस्त आवेश उसके केंद्र पर रखा हुआ हो। तो भैया यहां से दूरी a है, तो a दूरी पर बिंदु आवेश के कारण a दूरी पर उत्पन्न विभव निकालना है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान A। फार्मूला लगा दो, यहां R होता है तो R की जगह हमने a रखा क्योंकि त्रिज्या a ले रखी है। अब इस v का मान उठा करके ऊपर रख देते हैं, Q से Q कैंसिल हो गया, ये वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी। C बराबर मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो निर्वात या वायु में, अगर निर्वात या वायु में लेते हैं तो इस परावैद्युत मान को हटाने पर C0 बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब अगर दोनों का अनुपात लें हम C अपान C0 ले लें। C0 कब है? जब किसी परावैद्युतांक में रखा गया। C कब है? जब किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया हो। और C0 कब है? जब निर्वात या वायु में रखा गया हो। तब यहां पर क्या हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इस कंडीशन में ये पूरी वैल्यू कट गई तो C बराबर आया C0 K। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए,
अगर किसी चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो उसकी आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो धारिता है, वो k गुना बढ़ जाती है जितना उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। बिना किसी परावैद्युत माध्यम में रखे अगर उसकी धारिता c है और अगर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख देती है तो c गुणे k हो जाती है, माने उसकी धारिता जो है वो k गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने जान ली। अब आइए मूल समस्या की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी चालक को जो आवेश देते हैं वो हमारी जरूरत का पर्याप्त नहीं होता, हम चाहते हैं कि इस पे और अधिक आवेश हम संग्रह कर सकें, लेकिन कोई चारा नहीं, क्योंकि जैसे ही आप आवेश देंगे इसका विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी तरीके से हम इसका विभव कम कर पाए, अगर किसी तरीके से हम इसका विभव कम कर पाए तो हम इस पे और अधिक आवेश ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका विभव 10 वोल्ट हो गया, हमने इस पे 1 कूलम आवेश दिया। अब इसकी क्षमता नहीं है कि ये 10 वोल्ट से ज्यादा झेल सके, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका लगाएं कि इसका विभव घट करके 8 वोल्ट हो जाए, 6 वोल्ट हो जाए, 4 वोल्ट हो जाए, तो इस अवस्था में जब और अधिक आवेश देंगे तब धीरे धीरे इसका विभव बढ़ करके फिर 10 वोल्ट के बराबर होगा। इसकी अधिकतम क्षमता 10 वोल्ट है, और किसी तरीके से हम फिर कम कर दें तो और अधिक आवेश इस पे संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आवेश संचित करेंगे तो एक चीज यहां पर होगी कि आवेश अपने आप तो जाने वाला नहीं है। कारण यह है कि जब भी आप आवेश बढ़ाएंगे यहां पे तो विभव बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप यहां पर आवेश को ट्रांसफर करेंगे तो भौतिकी के नियम से बिना कार्य किए एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कार्य तो होगा। अगर कार्य होगा तो इसके अंदर गोलीय चालक को आवेशित करने के कारण आप इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, वह स्थितिज ऊर्जा आपके द्वारा किए गए कार्य के कारण होगी। ठीक है, तो आइए निकालते हैं चालक की, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इस एक वीडियो से आप संधारित्र चैप्टर को बिल्कुल आराम से डेरिवेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, अब जब आप किसी चालक को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश अपने आप नहीं जा रहा भाई, आवेश को आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी जबरदस्ती। क्योंकि जैसे ही आपने, मान लो आपने क्यों आवेश लिया, इसको n पार्ट में आपने तोड़ डाला, छोटे छोटे आवेशों में आपने तोड़ के इस पर ट्रांसफर करना शुरू किया। अब देखिए यहां कंडीशन को थोड़ा समझिएगा, तो ये क्या होगा, मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट है, क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश, ऐसे आपने n पार्ट में तोड़ लिया इसको। ठीक है, पहला आवेश भेजा, कोई बात नहीं, आसानी से चला गया और यहां पर हल्का सा आवेशित हो गया। अब आप बताइए क्या क्यू डैश, दूसरा वाला क्यू डैश उतनी आसानी से जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपने भेजा तो यहां कोई विभव नहीं था, विभव शून्य था और आवेश आसानी से ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब जब आप दूसरे आवेश को भेजने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ रुकावट का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां विभव उत्पन्न हो गया। चलो इसको भी हमने कर दिया, अब कार्य करना शुरू कर दिया। अब दूसरा वाला, तीसरा वाला भेजेंगे, जब तीसरा वाला भेजेंगे तो और अधिक विभव बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। पहले से जब पहला भेजे थे, उसके बाद जब दूसरा भेजे तो जितना परेशानी हमें सहनी पड़ी, जितना कार्य हमें करना पड़ा, अब तीसरे पार्ट को भेजने में उससे और अधिक, चौथे पार्ट को भेजने में उससे और अधिक, पांचवें पार्ट को भेजने में उससे और अधिक, और अंतिम पार्ट को भेजने में सबसे अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो भैया कार्य तो हमारा वेरिएबल हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, एक बराबर तो है नहीं, तो फिर हम ऊर्जा कैसे निकालें? तो ऊर्जा निकालने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया आपको एक दिन 1 रुपए 2 रुपए मिला, एक दिन 3 रुपए मिला, एक दिन 4 रुपए मिला। अब कुछ ऐसा कर लो कि हर दिन का उतना ही बताओ और टोटल उतना ही आए, तो एक इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दो तो 3 3 3 बराबर हो गया। वैसे शुरुआत में 0 है और अंत में मान लो बहुत अधिक विभव हो गया, v हो गया बढ़ करके, तो औसत विभव हम ये मानते हैं कि शुरू से ही अगर हम परेशानी का सामना करें और अंत तक उतनी ही परेशानी हर आवेश को देने में हो, तो औसत विभव क्या होगा? तो 0 + v/2 बराबर v/2। इसे हम मान लेते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे शुरुआत में ही विभव v/2 है और अंत तक ये स्टेबल है, v/2 पर ही टिका हुआ है, और इसी परेशानी के साथ हम हर आवेश को के टुकड़े को ट्रांसफर करते जा रहे हैं उस गोले पर।
ठीक है, तो अब इसको करने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे कि माना एक गोली चालक है, या माना एक चालक है, गोली नहीं कैसा भी चालक हो, उसे आवेशित करने के लिए हम उसको देने वाले आवेश Q को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। माना n भागों में उसे विभाजित किया। जब हम चालक को आवेश का पहला हिस्सा देते हैं, पहला टुकड़ा देते हैं, तो चालक पर कोई विभव नहीं है, इसलिए कार्य बिल्कुल नहीं करना पड़ता, कार्य शून्य होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, चालक पर विभव बढ़ता जाता है। माना अंतिम विभव, अंतिम आवेश देते समय चालक का विभव V है, तब संपूर्ण आवेश स्थानांतरण के लिए हम इसका विभव औसत ले सकते हैं। अतः औसत विभव बराबर 0 प्लस V/2 बराबर V/2। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। माना एक चालक है जिस पर हमें Q आवेश देना है या Q आवेश से आवेशित करना है। हम आवेश को n भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। आवेश की प्राथमिक मात्रा देने पर चालक पर, आवेश की प्राथमिक मात्रा देते समय चालक पर कोई विभव नहीं है, V बराबर 0। किंतु जैसे ही हम आवेश की थोड़ी सी मात्रा चालक को देते हैं, चालक का विभव बढ़ जाता है। आवेश के दूसरे हिस्से को देने पर पहले की अपेक्षा हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, तीसरे पार्ट के लिए और अधिक कार्य करना पड़ता है। इसी तरह अंतिम आवेश देते समय सबसे अधिक कार्य करना पड़ता है। माना अंतिम आवेश देते समय इसका विभव V2 बराबर V है, तब औसत विभव V बराबर V1 प्लस V2/2। अब V1 कितना लिया था आपने 0, और अंतिम विभव कितना था V2/2 V/2, तो ये हो गया V/2। अब भैया ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो कार्य निकालना है ना, वही कार्य तो ऊर्जा में बदलेगी। तो आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर आवेश गुणे विभव, विभव वाली परिभाषा से। अब आवेश यहां पे कितना है आपने Q दिया है, और विभव कितना है V/2, तो W बराबर हो गया 1/2 VQ। अब यही कार्य ऊर्जा में बदल रहा है, तो U बराबर हो गया 1/2 VQ। लो भैया आ गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा है, ये आपका व्यापक रूप है। अब यहां पर मान बदल बदल के हम दूसरा भी रख सकते हैं, जैसे Q बराबर CV रख दो भैया। Q बराबर CV है, तो यहां Q बराबर CV रख दो, तो U बराबर 1/2 V इंटू CV, तो ये हो गया U बराबर 1/2 CV²। ये दूसरा फार्मूला निकल आया। ठीक है, इसमें देखो VQ है, इसमें CV है, तो भैया अब एक बार V को भी रिमूव कर दो, तो यहां V बराबर Q/C होगा, मान रख दो, तो U बराबर 1/2 इंटू C इंटू Q²/C², तो C से एक घात चली गई, तो यहां पे आपका U निकल के आया, तीसरा फॉर्म इसका 1/2 Q²/C। तो कोई भी दो राशि आपको दी रहे, VQ दिया रहे तो भी आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, CV दिया रहे तो भी ऊर्जा निकाल सकते हैं, या QC दिया रहे तो भी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से किसी आवेशित संधारित्र की हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, उसे आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ा हमें। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं संधारित्र, अभी तक तो संधारित्र आया ही नहीं। अब समझते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं संधारित्र क्या होता है। एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा सिस्टम जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पे आवेश की इच्छित मात्रा संचित की जा सके, उचित मात्रा संचित की जा सके, जरूरत की मात्रा संचित की जा सके। तो भैया ऐसा कौन सा जुगाड़ है? बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है। एक आवेशित प्लेट है, उसके सामने विपरीत आवेशित, समान मात्रा में विपरीत आवेशित प्लेट ला के रख दो, तो इसी जुगाड़ को संधारित्र कहते हैं।
तो परिभाषित कैसे करेंगे? किसी भी आकार की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर विपरीत आवेशित की जाएं, विपरीत समान मात्रा में आवेशित की जाएं, तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं। किसी भी आकार की दो समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर यदि उन्हें समान मात्रा में विपरीत आवेशित किया जाए तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। अब भैया इस पे अपने मन की मात्रा कैसे साबित कर रख सकते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग उसको। तो ये एक ऐसा जुगाड़ होता है, एक ऐसा समायोजन होता है कि इसमें चालक के आकार में, उसकी साइज में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन आवेश की जरूरत अनुसार मात्रा इस पे संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप संधारित्र की परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी आकार की दो समांतर प्लेटें जो समान मात्रा में विपरीत आवेशित हों एक दूसरे के निकट रखने पर बनी इस युक्ति को संधारित्र कहते हैं। अब इसमें करते क्या है? इसमें एक प्लेट को ऐसे स्रोत से जोड़ते हैं जो किसी भी तरीके से कहीं भी संपर्कित ना हो और उसे बैटरी के धनसिरे से जोड़ देते हैं। तो आवेश जब इस पे आता है तो इसके अंदर वाले पृष्ठ पर चला जाता है संपूर्ण आवेश, चूंकि ये चालक है। अब यहां पर प्रेरण की एक घटना होती है। प्रेरण की घटना आपने पढ़ा होगा, ध्रुवण। जब भी किसी परमाणु को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, अब चूंकि यहां धनावेश आ गया तो क्षेत्र उत्पन्न हो गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इसका न्यूक्लियस वन साइड चला जाता है और इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ध्रुवण। इस ध्रुवण के कारण ये प्लेट का अंदरूनी सिरा ऋणावेशित हो जाता है समान मात्रा में जितना धनावेश है। लेकिन अब धनावेश कहां गया? क्योंकि ऋणावेश इधर आ गया तो इसका धनावेश दूसरे पृष्ठ पर आ जाता है जो पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण पृथ्वी में चला जाता है। और जब पृथ्वी में चला गया तो भैया संधारित्र हमारा बन गया। अब एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है। धनावेशित और ऋणावेशित होने से इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, और यहां पर विभव कम हो जाता है। ठीक है, जब विभव कम हो जाता है तो हम और अधिक आवेश की मात्रा को इस पर संचित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी धारिता अगर हमें बढ़ानी है तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, संधारित्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलो देखते हैं। तो संधारित्र की धारिता को पहला प्रभाव होता है उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल का। संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है प्लेटों के क्षेत्रफल से। कैसे? भैया जितना बड़ा साइज होगा आवेश उतनी ज्यादा मात्रा में संचित होगा, जितना छोटा आवेश होगा आवेश की उतनी कम मात्रा संचित होगी। यानी पहला पॉइंट है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या? किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, सी प्रोपोर्शनल ए। सेकंड, इसे आप जितना दूर ले जाएंगे ये ध्रुवित होने में उतना परेशान करेगा, कम ध्रुवित होगा। जितना पास लाएंगे उतना ज्यादा ध्रुवित होगा। और वास्तव में होता क्या है, क्षेत्र जो है इसे ध्रुवित करने में कुछ अपना ताकत खोने लगता है, इसकी वजह से और अधिक आवेश आ जाता है। तो जितना अधिक दूर ले जाएंगे उतना धारिता घट जाएगी और जितना पास लाएंगे उतनी धारिता बढ़ जाएगी। अतः किसी संधारित्र की वैद्युत धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, सी प्रोपोर्शनल 1/d। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है, सी प्रोपोर्शनल 1/d। तीसरा और सबसे अहम कारक, किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। ये परावैद्युत का है, ये नई बला है जिसको आप जानते भी है नहीं भी जानते हैं। तो यहां लिख सकते हैं सी प्रोपोर्शनल के, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है।
अगर परावैद्युत का परावैद्युतांक 2 है तो C जस्ट डबल, जितनी आवेश आप क्यू संचित कर सकते थे 2Q, 4 है तो 4Q, 5 है तो 5Q, जस्ट उतने गुना हो जाती है जितना परावैद्युत का परावैद्युतांक होता है। अब परावैद्युतांक क्या है, आइए उनको भी निपटाते हैं। तो भैया आपने सुना होगा चालक और कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक जिन परमाणुओं से बने होते हैं उन परमाणुओं के नाभिक अपने संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उनकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं, पूरी धातु पृष्ठ के भीतर एक ओर से दूसरी ओर तक गतिशील होते हैं और आवेश की मात्रा को इधर से उधर ले जाते हैं। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे अपने नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बद्ध नहीं होते, उन्हें चालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं कुचालक, जिनके अपने इलेक्ट्रॉनों पर पूरा कंट्रोल होता है और इनके एक भी इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर धातु के भीतर गमन नहीं कर सकते। ऐसे पदार्थों को कुचालक कहते हैं और यहां इस चैप्टर में इसी पदार्थ को परावैद्युत कहा जाता है। अर्थात परावैद्युत ऐसे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और धनावेश तो चलने से रहा, क्योंकि परमाणु का बेस ही वही है, परमाणु की सृष्टि का आधार ही वही है। अगर खुद वही चला गया तो फिर तो परमाणु खत्म ही हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन ही आवेश के परिवहन का कारक है और जिसमें आवेश चल सकता है उसे चालक कहते हैं और जिसमें आवेश बद्ध होता है यानी ऋणावेश अपने परमाणु के नाभिक से दृढ़ता पूर्वक कंट्रोल किया जा रहा हो, बांधा जा रहा हो, उसे हम कुचालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को हमारे इस चैप्टर में परावैद्युत शब्द से नवाजा गया है, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ, अब इसको भरने से फायदा क्या होता है? तो फायदा यह होता है कि अब आप किसी चीज को खींच रहे हो, किसी चीज को आप खींच रहे हो और कोई आके आपको खींचने लगे अपनी ओर। अब आप कोई वस्तु है, आप इधर से उसे खींच रहे हो और कोई आके ऐसे पकड़ के आपको इधर खींच रहा है, तो आप कितनी ताकत लगा पाओगे? जितना वो खींच रहा है उसके बराबर ताकत पहले अपनी ताकत में से घटा दो, अब जो बची उसी ताकत से तुम उसे खींच पाओगे। तो जितनी ताकत पहले, मान लो कोई आपको बोरा खींच रहे हो, कोई ट्रंक खींच रहे हो, कोई भारी सामान खींच रहे हो, तो जितनी ताकत पहले लगा रहे थे अब तो नहीं लगने वाली। बस यही काम यहां पर भी होता है। अब होता यह है कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भर देते हैं, देखो यहां पे जब हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो इस परावैद्युत पदार्थ के परमाणु जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकों से बंधे हुए हैं। अब जब नाभिकों से बंधे हुए हैं तो यहां पर तो आपने लगा दिया क्षेत्र, जब आपने इस पे क्षेत्र लगा दिया तो क्षेत्र लगाने से आप इसे आवेशित करेंगे, जब आप इसे आवेशित करेंगे तो यहां पे धनावेश आ गया और यहां पे ऋणावेश आ गया और सीधी सी बात है इस पे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब जब आप इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, मान लेते हैं ये परावैद्युत पदार्थ यहां पे हमने भर दिया, तो इसमें भैया जो परमाणु है वो सभी परमाणु ध्रुवित हो जाएंगे, उनका ऋणावेश इधर आ जाएगा, धनावेश इधर आ जाएगा। इनका ऋणावेश इधर और धनावेश इधर। अब आप ध्यान दो, ये जो परावैद्युत पदार्थ की परत आपने लगाई है एक परमाणु की नहीं होती, ऐसे हजारों परमाणु एक के बाद एक के बाद एक लगे होती है और सब में यही कंडीशन हो जाती है। अगर अलग से हम बना के दिखाएं तो ये इस तरीके से मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ है आपका, अब इसमें बहुत सारे परमाणु मौजूद हैं तो इसका ऋण, इसका धन, इसका ऋण, इसका धन, इसका ऋण, इसका धन, ऐसे सब एक दूसरे को ध्रुवित करना शुरू कर देते हैं और ये कंडीशन बनती चली जाती है। और यहां पर एक नई चीज जन्म ले लेती है, एक इंटरनल वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जन्म ले लेती है, वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा इधर को होती है। देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैद्युत क्षेत्र इधर को है, इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका भी है, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी है। अब सबका मिलकर के एक
काफी प्रबल वैद्युत क्षेत्र इंटरनल स्थापित हो जाता है ए डैश। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है इधर को, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है इधर को, तो इसके बीच का नेट वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, नेट फील्ड, ये हो जाएगा ई माइनस ई डैश। अब देखा ना क्षेत्र घट गया, और जब क्षेत्र घट गया तो विभव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब विभव कम हो गया तो और अधिक आवेश लगा दो, डाल दो, ग्रहण कर लेगा। तो ये परावैद्युत किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ा डालता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य, और दूसरा है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर। तो परावैद्युत सामर्थ्य और सबसे पहले इसे समझते हैं। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत सहन कर सकता है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत सहन कर सकता है, उसे उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो भैया सहन करने वाली क्या बात है। अब यार खींच रहे हो दोनों तरफ से, परमाणु टूटने के कगार पे आ गया है। परावैद्युत के एक परमाणु की स्थिति लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर सिकुड़ के बैठे, इसे ठंड लग रही हो, धनावेश इधर भाग गए। अब ये परमाणु अपनी एकदम अंतिम स्थिति में आ रहा है, दोनों इतने दूर होते जा रहे हैं कि इनके बीच लगने वाला जो नाभिकीय आकर्षण है समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि इधर का धन क्षेत्र इन्हें आकर्षित कर रहा है और ऋण क्षेत्र इन्हें आकर्षित कर रहा है। भैया वैद्युत क्षेत्र तो इधर से इधर को है, ये बराबर लगा रहे हैं कि नहीं भैया हमें नहीं तोड़ो, हमें बने रहने दो। तो भाई एक सीमा आएगी ना, बढ़ाते जाओगे, एक दिन क्या होता है, कंडेंसर भ्राम दग गया। हम कहते हैं ना कंडेंसर दग गया, कैपेसिटर दग गया हमारा। तो क्या होता है, यही परावैद्युत डिस्टर्ब हो जाते हैं बेचारे, सारे परमाणु छितरा गए, इधर उधर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब निकल गए इसमें से। तो ये कितना क्षेत्र सह सकता है वो कहलाती है परावैद्युत सामर्थ्य। ये तो हो गई बल के हिसाब से कि कितनी ताकत लगा के खींच रहे हैं, और कितनी एनर्जी लगा दे, कितनी एनर्जी ये झेल सकता है, उसे कहते हैं भंजक विभवांतर। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ भंजन होने से पहले तक सहन कर सकता है, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उस परावैद्युत की जिसके ऊपर आपने लगाया है, आपकी या मेरी नहीं, ठीक है। और दूसरा है भंजक विभवांतर, वह अधिकतम विभव जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, टूटने लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब अलग हो रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर मच्छर की तरह, तो वो क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर। वह अधिकतम विभवांतर जिसमें किसी परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। बन गए 2 नंबर, ठीक है। तो आइए अब जैसे हमने गोलीय चालक की धारिता निकालने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिया कि कैसे बिना प्रयोग किए केवल कुछ नापे निकाल करके हम उसकी धारिता निकाल सकते हैं, C बराबर 4πε0A। आइए उसी तरीके से यहां भी अगर इस पर आप संधारित्र की धारिता कोई निकालने को कहे तो भैया हम फिर प्लेट का क्षेत्रफल नापें। ठीक है, चलो नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाने से पहले ही हमें पता है प्लेट का क्षेत्रफल क्या, हम तो पहले से नाप के लगाएंगे। लेकिन अब आवेश नापना थोड़ा सा कठिन काम है, परावैद्युत इनके बीच की दूरी कितनी है ये भी हमें मालूम होगा, तो निकालेंगे कैसे। निकालने के लिए आइए करते हैं, तो चूंकि ये समांतर है तो इसे लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम इसकी भूमिका बनाते हैं कि माना 2 XY प्लेटें, माना 2 XY प्लेटें एक ऐसे माध्यम में d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, माना 2 समांतर प्लेटें XY किसी ऐसे माध्यम में d दूरी पर रखी हैं जिसका परावैद्युतांक k है। ली गई दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, ली गई दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल a है, आपने बता दिया। अब आप बताएंगे कि जब हम पहली प्लेट को +q आवेश देते हैं,
जब हम पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके भीतरी पृष्ठ पर चला जाता है। ध्रुवण के कारण दूसरी प्लेट की भीतरी पृष्ठ पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा ध्रुवण के कारण उत्पन्न धनावेश प्लेट वाई की बाहरी सतह पर चला जाता है, जो पृथ्वी से संबंधित होने के कारण पृथ्वी में चला जाता है। बात खत्म हो गई। अतः इस प्रकार दोनों प्लेटें बराबर व विपरीत आवेशित हो जाती हैं। आपने इतना कर लिया। चलिए अब निकालते हैं इसके बीच का वैद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे प्लेटों समांतर, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा बराबर क्यू अपान ए आवेश पृष्ठ घनत्व है। गॉस चचा याद आए? आवेश पृष्ठ घनत्व है। गॉस चचा ने बताया था ना कि समांतर प्लेटों के बीच अगर वो विपरीत आवेशित हैं तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। उन्होंने बताया था कि इसके कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा, वो अगर निर्वात में रखा है, और प्लस इसके कारण भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा, क्योंकि क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में है। कोई भी वस्तु इधर ही को आकर्षित होगी और इसके लिए भी इधर ही को आकर्षित होगी, तो यहाँ पे टोटल क्षेत्र जुड़ जाएगा। अब कोई ढकेल रहा है और कोई खींच रहा है तो दोनों की ताकत जुड़ जाएगी ना। तो यहाँ पे यहां से लेके आए, अब सिग्मा का मान रख दें, तब ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान रख दो भैया, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। भैया पहले चरण की सेवा समाप्त हो गई। बहुत बहुत कठिन डेरिवेशन है, लेकिन देखो कितना आसान है। झूठ है, परेशान हो तो चलो आगे देखते हैं। अब फिर चूंकि प्लेटों के बीच यदि उत्पन्न विभव, अब मान लेते हैं कि जो विभव उत्पन्न हुआ है V हो, तब क्या होगा। अरे तो भैया ये भी तो पढ़ा है, E बराबर V अपान डी। कूलाम चचा को काहे भूल रहे हो? ऐसे भूल जाओगे तो कैसे दिक्कत हो जाएगी ना। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों का E बराबर करो, और क्या करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अब बराबर कर देते हैं इसको, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए के ये वाला मान, और ये V अपान डी। बन गया फार्मूला। अब अगर Q अपान V ऐसे इधर नीचे ले आओ और एप्सिलॉन 0 ए के को ऊपर ले जाओ अपान डी, तो भैया कहां है, तो संधारित्र की धारिता तो है ना, चालक की धारिता Q अपान V। तो लिख मारो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए के अपान डी। बन गो फार्मूला अपना। आराम से नापो पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीच की दूरी और परावैद्युत का परावैद्युतांक एप्सिलॉन 0 से गुणा करो, निकल आया आपका मान, है ना। अब यहां भी चेक कर लेते हैं कि परावैद्युत साहब क्या कर रहे हैं, तो चलो चेक करते हैं। अगर निर्वात में रख दें, निर्वात में K बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं C0, इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। अब भाग वाले ले लो, भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, C बटे C0 बराबर कर लो एप्सिलॉन 0 ए के अपान डी अपान एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। तो निपट गो ये सब। तो C अपान C0 बराबर क्या हो गया, K, या C बराबर C0 के। भैया सही है कि बिना परावैद्युत भरे धारिता जितनी है परावैद्युत भर दे तो उतनी गुनी बढ़ जाएगी जितना उसका परावैद्युतांक होगा। तो आपका ये सबसे कठिन वाला फार्मूला आप चेक कर लो कितना कठिन है। महज 5 मिनट में, महज 5 मिनट में इसकी कहानी खत्म हो जाती है।
अब भैया कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर बीच में टी मोटाई का कोई परावैद्युत भरा हो, पूरे पृष्ठ में ना भरा हो। दरअसल परावैद्युत जो भरा जाता है प्लेटों के बीच सीधे वैसे डाल देते हैं। अब मान लो टी मोटाई का परावैद्युत भरा हुआ है, तो उस दशा में क्या होता है, तब होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A K बटे D माइनस टी प्लस T अपान K। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि जैसे कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसके बीच की दूरी d है और परावैद्युत केवल इतनी पार्ट में भरा हुआ है और इसकी मोटाई क्या है, t है, यहां से यहां तक। तो d माइनस टी एरिया में क्या है, y, और t एरिया में क्या है, परावैद्युत। तो यहां अलग अलग क्षेत्रों के लिए निकाल करके इसे सॉल्व करना पड़ता है। सेम ऐसी कंडीशन पे इसके डेरिवेशन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कभी नहीं आए आज तक। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आता है इसमें। संधारित्रों का संयोजन। तो यहां दो तरीके से जोड़ा जाता है, दो तरीके से संयोग किया जाता है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, जैसे प्रतिरोध जोड़ा जाता है दो तरीके से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी तरीके से यहां पे संधारित्रों का भी संयोजन किया जाता है। तो पहला हम ले लेते हैं श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर एक से अधिक संधारित्र ए, ये मान लेते हैं C1 है, C2, ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है, C3 और यहां पर है V, सॉरी। तो अगर इस तरीके से जुड़ा हो तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर अब जैसे आप इन्हें आवेशित करोगे तो इस पे धनावेश आएगा। इनकी प्लेटों को थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो पहली प्लेट पे इस पे धनावेश आ गया तो दूसरी पे ऋण आएगा, और इसका जो बाहरी पृष्ठ का धनावेश होगा वो इस पे चला जाएगा, फिर इस पे ऋण आएगा और बाहरी पृष्ठ वाला फिर इस पे आएगा और इस पे फिर ऋण आएगा, और इसे हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सिरा A है, ये सिरा B है, दोनों के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। ये C1 है, C2 है, C3। ठीक है, और इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया मान लीजिए। तो इन सबका विभव जो है वो मान लेते हैं यहां पे V1 है, इसका विभव V2 है यहां से यहां तक, इसका विभव V3 है यहां से यहां तक। ठीक है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, और इस तरीके से जोड़ने पर इनके अलग अलग विभव होंगे V1, V2 व V3। अब हम यहां पर लिखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच हम संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे को, दूसरी प्लेट के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। भैया आपको परीक्षा में लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तथा इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार जोड़ते जाते हैं, तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बन गया आपका, ठीक है। माना
इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं तथा श्रेणी क्रम में इनके विभव V1, V2, V3 हैं। ठीक है, तब कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब 10 रुपए लेके गए, 3 चीजें खाए तो टोटल तो 10 ही होगा ना। पहले पे कुछ खर्च हुआ, दूसरे पे कुछ खर्च, तीसरे पे कुछ खर्च। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे चूंकि V1 बराबर क्या होगा, अब आप देखिए C बराबर क्या होता है, Q अपान V। तो V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3। अब आप कहेंगे भाई क्यों समान ले रहे हैं, सब तो अलग अलग ले रहे हैं। तो भैया जितना आवेश यहां से चलेगा वो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आप देंगे तो वो धनावेशित हो गया, सेम ध्रुवित कर देगा तो दूसरी प्लेट पे उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। अब बाहरी प्लेट पे उतना ही धनावेश आएगा, ये निकल लिया अगली प्लेट पर, ये पहुंच गया अगली प्लेट के अंदर, और अगली प्लेट के अंदर पहुंचते ही दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को ध्रुवित करेगा, तो उसका ऋणावेश आ गया बाईं ओर और धनावेश चला गया बाहर, और वो बाहर निकला धनावेश यहाँ चालक से जुड़ा हुआ तो पहुंच गया तीसरे पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार सभी संधारित्र की प्लेटों में प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इसलिए ये इस तरीके से रख दिया गया। अब लिखेंगे यहां पर तब V बराबर Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। आप बताएंगे कि अगर मान लो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो टोटल आता है हमारी धारिता, वो मान लेते हैं कि भाई C है, तो माना इनकी तुल्य धारिता C है, तब V बराबर Q अपान C मान रख दो भैया, तो यहां रख देंगे Q अपान C इक्वल, सब में से Q कॉमन निकाल लो, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब Q से Q निपट गया, तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो भैया विद्युत क्रम में जोड़िएगा ही नहीं, उलट उलट के, अन्यथा मान गलत हो जाएगा। तो यहां ध्यान दो भाई, प्रतिरोध के बिल्कुल उल्टा है। हाई स्कूल में हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तब एक बटे आर बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 होता है, और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन संधारित्र में जस्ट अपोजिट है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 होगा, और अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, वो समांतर क्रम में जुड़ा है भैया, तब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। ठीक है, तो आओ दूसरा वाला क्रम देख लेते हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के एक सिरे से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो युक्ति तैयार होती है उसे समांतर क्रम बोलते हैं। तो चलो भैया, मान लो एक हमारे पास ऐसा परिपथ है कि एक संधारित्र हमने यहां जोड़ दिया, दूसरा वाला हमने यहां जोड़ दिया, ये पास पास ही बन जाता है, और तीसरा वाला हमने यहां जोड़ दिया। इस तरीके से ये A है, ये V है। अब टोटल विभव तो V रहेगा, समांतर क्रम में सबका विभव समान रहेगा। इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। अब यहां पे क्या होगा, हमने इसे Q आवेश दे दिया, अब आवेश तो गया बंट भैया, प्लस Q आवेश दिया तो इधर चला गया Q1, और इधर आ गया Q2, इधर आ गया Q3। अब आप बात सेम है, इतना पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा तो उतने नेगेटिव इस पे आया, जो पॉजिटिव बाहर आया वो इधर पहुंच गया, तो इस पे भी पॉजिटिव आ गया, मान लो इस पे भी पॉजिटिव आएगा। अब सब पे चार्ज अलग अलग आ गया, आवेश अलग अलग जा रहा है बट करके उनकी धारिताओं के हिसाब से। तो हम यहां लिखेंगे कि जब एक से अधिक संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन करते हैं तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बैटरी के एक सिरे से व संधारित्रों की दूसरी प्लेट को बैटरी के या स्रोत के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में सभी का विभव भी समान होता है, किंतु आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बंट जाता है। तब
तब क्या होगा, तो यहां आवेश जोड़ो, वहां विभव जोड़े थे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कहां आवेश ही बट रहा है। लेकिन हम तो शुरू में पढ़े कि C बराबर Q अपान V होता है, तो Q बराबर क्या बनेगा, CV बन जाएगा। तो भैया B तो सबका समान है, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V भैया, और क्या होगा, रख लो मान जोड़ लो, तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V बन गया। मन क्या है तो समीकरण 1 लिख दो। अब बताओ कि अगर इन तीनों को जोड़े और टोटल मान लो हम चेक वेक किए, कहीं से पता लगाए, तो पता लगा कि ये कुल संपूर्ण धारिता परिपथ की, किसकी, एक की नहीं, परिपथ की तुल्य धारिता या संपूर्ण धारिता यदि C हो तब क्या होगा, Q बराबर CV होगा, और क्या है, पूरा आवेश तो Q है ना, तो Q बराबर CV होगा। अब रख दो मान, तो CV बराबर V कॉमन निकाल लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और B से भी निपटा दो, तो C बराबर आया C1 प्लस C2 प्लस C3। भैया और ज्यादा हो तो और जोड़ दो ना, जितने हो सब। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र एक दूसरे के समांतर लगे हों, तो उस दशा में उनकी जितनी भी धारिताएं सबको सीधे सीधे जोड़ लो, आपको मिल गई तुल्य धारिता। ठीक है, तो इतना सा बड़ा चैप्टर है और आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। आइए अब इसकी कुछ सवालें देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में पारे की 27 बूंद है, प्रत्येक का विभव, प्रत्येक का विभव V बराबर 10 वोल्ट तक इसे आवेशित किया गया। ठीक है, तो और जब एक बूंद बनाया गया तब विभव पूछ रहा है। जब ये पारे की 27 बूंदें थी, इन 27 बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना दी गई, और इस बड़ी बूंद का आप विभव क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पे पहले ये पता करो भैया कि कितना आवेश था इस पे, आवेश निकालो पहले। तो अब आपके पास केवल 27 बूंद है और आपको विभव निकालना है, तो आवेश निकालना है। तो माना छोटी बूंद की त्रिज्या R है, तो छोटी बूंद कैसे चालक होगी, त्रिज्या स्मॉल r है, तब छोटी बूंद की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, स्मॉल r, ये हो गई छोटी बूंद की धारिता। तब एक बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर CV। ठीक है, तो बराबर ये कितना हो गया, C का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R इंटू 10। ठीक है, ये हो गया। तो 27 बूंद पर आवेश कितने हो जाएंगे, आवेश, इसको Q बराबर, यहां Q डैश ले लो, Q बराबर हो गया 27 गुणे Q डैश, Q, हाँ Q डैश, तो ये हो गया 27 गुणे 10 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R, और इसे बना लो समीकरण 1, यही दो छोड़। ठीक है, अब आगे बढ़ लो। अब बड़ी बूंद की धारिता निकालो पहले। आवेश देखो, जितना आवेश पारे के 27 बूंद में होगा, बड़ी बूंद मिलने के बाद आवेश तो उतना ही होगा। तो आवेश आपका क्लियर हो गया। अब बड़ी बूंद की धारिता निकालो। तो धारिता कैसे निकालेंगे, पहले बड़ी बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। तो 27 छोटी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन।
अब यहां हो गया ये 27 गुणे 4/3 गुणे पाई आर क्यूब, भैया बोला है ना बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जहां कैपिटल आर बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो 4/3 पाई 4/3 पाई निपट गए, ये हो गया 3r इक्वल कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर की जगह 3r आप रख सकते हैं। अब सी डैश कर लेते हैं या इसको C1 कर लेते हैं धारिता, तो C1 बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर, जैसे लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 3r। ठीक है, ये हो गई धारिता। आवेश आपको मिला ही है, अब विभव निकाल लो भैया। तो विभव V बराबर क्या होगा, अब चूंकि C बराबर Q अपान V होता है, ठीक है, तो C बराबर Q अपान V, तो विभव V बराबर क्या होगा Q अपान C, तो यहां पे V1 बराबर हो जाएगा Q अपान C1। अब Q का मान कितना है आपका, रखो, ये है 27 गुणे 10 गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 3r। तो भैया ये पूरा का पूरा तो इतना निपट गो, आर से आर निपट गए, 3 9 27 9 10 90 वोल्ट। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को देखिए, आसानी से करिए, एक आध सवाल इस पे जरूर आएगी, और अगर आएगी बेटा तो पूरे के पूरे 5 नंबर की आएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, तो भैया एमकेएस पद्धति में बने रहो, और यहां पे V बराबर 1 वोल्ट है, ओ सॉरी आवेश Q बराबर 1 कूलम है, और V बताना है, तो C मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो C कैसे निकाल सकते हैं, गोली चालक की धारिता को त्रिज्या दिया है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r। अब यहाँ K बराबर 1 रख दो, निर्वात या वायु में है या दिए नहीं है तो रख देते हैं, और r बराबर 0.01, तो ये क्या हो गया, अब इसे लिख सकते हो 10 की घात -2 इतना मीटर। अब यहां पे रखो, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1 रख दिया आपने, गुणे 10 की घात -2 फैरेड। ठीक है, लो आपको C मिल गया, Q है ही है, V निकालना है। ठीक है, तो यहां पर C बराबर Q अपान V होता है, तो V बराबर Q अपान C हो जाएगा। रखो भैया मान Q का, तो Q का मान है 1 और C का मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर -2, तो भैया ये 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाता है, बटे 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आओ अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, तो यहां पर तीसरे सवाल में जो विभव है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट, और धारिता C दी गई है 900 पिको फैरेड। पिको फैरेड को लिख सकते हैं 900 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। ठीक है, अब यहां पे इसकी घात कम हो जाएगी, 9 गुणे 10 की घात -10 फैरेड हो जाएगा, और हमें निकालना है Q, ओ सॉरी U। तो आपने अभी डेरिवेट किया था कि U बराबर हाफ CV², देखो C और V दिया हुआ है, तो 1/2 गुणे C का मान है 9 गुणे 10 की घात -10, और V जो है वो 100 यानी 10 की घात 2 का वर्ग है। ठीक है, तो 2 से भाग दे देंगे, 4.5, और ये 10 की घात 4 हुआ, इसमें से घट गया, 10 की घात -6 जूल, इतनी ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगी। ठीक है, अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर प्लेट संधारित्र की
प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, इनके बीच एक परावैद्युत भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो, माने के की गणना करनी है यहां पर। तो भैया चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी बराबर 0.05 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -4 मीटर, और सी दिया हुआ है 3.54 गुणे 10 की घात -10 फैरेड। ठीक है, तो आपको निकालना है के परावैद्युतांक। तो चलो भैया फार्मूला हमें पता ही है, सी बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 ए के अपान डी। तो के बराबर क्या होगा सी डी अपान एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, रखते हैं मान। तो के बराबर हो गया, सी का मान है 3.54 गुणे 10 की घात -10, डी का मान है 5 गुणे 10 की घात -4 बटे एप्सिलॉन 0 8.85 गुणे 10 की घात -12। ए का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां 10 की घात -12 10 की घात -2 कुल 14 हुआ, यहां 10 4 14 हुआ, पूरा निपट गया। ठीक है, अब इनमें गुणा उड़ा कर लो, तो ये हो गया 5 चौक 20, 5 25 2 27, 5 3 15 2 17 बटे 8.85। तो भैया पूरा पूरा निपट गया, 2 आया, के बराबर 2, माने परावैद्युतांक जो है वो 2 है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां तो अलग अलग प्रकार के संधारित्रों को इसने जोड़ दिया है। यहां पे इसने दिया है कि d बराबर सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो गई 3 गुणे 10 की घात -2 मीटर, आधी हो गई, और k बराबर 1 है, कुछ नहीं बोला तो 1 ले लो। अब यहां पे ये कह रहा है कि इसकी धारिता c जो है वो 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की धारिता के समान है, माने सीधा सीधा नहीं दिया आपको। ठीक है, और तो यहां पर a क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे उसने दिया है गोले का व्यास बराबर 200 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या a कितनी हो जाएगी, क्योंकि गोली चालक है इसे लेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अब हम आगे इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालें। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और गोली चालक की धारिता क्या होती है, किसकी हो गई, समांतर प्लेट की, और गोली चालक की C बराबर, दोनों की बराबर दे रहा है, जितनी इसकी है वो वही जो इस गोले की होगी वही इसकी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गोले का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। ठीक है, सॉरी यहां डी कहां आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। तो चलो अब दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए। अब यहां पे भैया पाई से पाई निपट जाएगा क्योंकि एरिया है नहीं। देखो इसको थोड़ा सा खोल दो, तो ये क्या हो गया, k इंटू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान डी इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो कुछ तो पहले निपट गया, पाई से पाई निपट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट निपट गया, और k से k निपट गया। ठीक है, अब बचा क्या, आर स्क्वायर अपान डी इक्वल 4a। अब प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है d, तो d बराबर आर स्क्वायर अपान 4a हो गया। अब आर स्क्वायर कितना है भैया, रख दो इसको, तो ये हो गया 9 गुणे 10 की घात -4
और बटे 4 गुणे ए कितना है, ए आपका 1 मीटर है तो 1 रख दिया। तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 गुणे 10 की घात -4 मीटर। तो दोनों प्लेटें क्या है, इतनी दूरी पर रखी गई हैं। ठीक है, आज 6वां सवाल देखते हैं। तो 6वां सवाल है हमारी, दो संधारित्र की तुल्य धारिता क्रमशः 24 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, उनकी अलग अलग धारिताएं क्या हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, उन्हें दो अलग अलग क्रमों में जोड़ा जाता है तो उनकी दो अलग अलग धारिताएं हमें प्राप्त होती हैं। अगले क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो अलग अलग समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिन्हें अलग अलग क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। तो इनकी अलग अलग धारिताएं बताओ कि क्या होंगी। तो अलग अलग धारिताएं बताने के लिए हम इनके अलग अलग क्रम के मानों को इनके बराबर करेंगे। तो यहां पर हम मान लेंगे कि हमारे पास दो संधारित्र हैं और इन संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो क्रमशः C1 और C2 हैं। थोड़ी सी बेटा इंक डाल रहे थे, तो यहां पर माना इनकी धारिताएं C1 व C2 है। तब अब समांतर क्रम में है तो C1 प्लस C2 बराबर 24 माइक्रोफैरेड। तो यहां मात्रक मत लिखो, लंबा पड़ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल 1/6। एलसीएम ले लो भैया, C1 प्लस C2 बटे C1 C2 बराबर 1/6। अब यहां C1 C2 का मान उठा के रख दो तो 1 से यहां पे आप 24 लगाओ तो ये हो जाएगा 24 बटे C1 C2 बराबर 1/6 या C1 C2 बराबर गुणा कर लो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 144। ये हो गया इक्वेशन 2। अब एक समीकरण की सहायता से इन्हें हल करते हैं कि संख्या है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। तो ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 144, वैल्यू उठा के रख देंगे तो ये हो गया 576 माइनस 576 बराबर 0। तो C1 माइनस C2 का स्क्वायर बराबर 0, तो C1 माइनस C2 इक्वल 0। इक्वेशन थर्ड आ गई। अब फर्स्ट 1 व 3 से दोनों ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर 24, C1 माइनस C2 बराबर 0। तो यहां पे ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2C1 बराबर 12 वोल्ट, ओ 12 फैरेड। तो C1 बराबर सॉरी यहां 24 होगा, ज्यादा एक्साइटेड हो गए हम, ये हो गया 12 फैरेड। ठीक है, तो जब C1 12 है तो भैया जो बच्चा वो C2 होगा, ये भी 12 फैरेड, दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए सवालें जो होती हैं वो लॉजिक से होती हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे करें फार्मूलों को। कुछ पुराने बीजगणितीय फार्मूले भी भैया बड़े काम के हैं, उन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। कुछ संख्याएं बड़े काम की होती हैं, अगर वो आपको ध्यान में नहीं है या आपको याद नहीं है तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ऐसी संख्याओं को मार्क कीजिए और उन्हें ध्यान में रखिए, जैसे अभी यहां पर था। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं, इन्हें हम किस प्रकार क्रम में जोड़ें कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरेड हो। माने C1 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड और C3 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। तो वहां C बराबर 5 माइक्रोफैरेड।
तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरेड आ जाए इसके लिए। तो देखो भैया, अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, ठीक है, अगर इन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो जाहिर सी बात है कि 1/3 धन 1/3 धन 1/6 हो जाएगा, यानी 2 2 4 1 5/6 हो जाएगा, और पलटोगे तो 6/5 यानी कि 1.2 माइक्रोफैरेड आएगा। और अगर आप इन्हें श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हो तो 3 3 6 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1.2 माइक्रोफैरेड आएगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्रम में तो जोड़ना नहीं है, तो फिर इनके लिए कोई और तरीका निकालें ताकि ये इस तरीके से हो सके। तो यहां पर 3 और 6 माइक्रोफैरेड को, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड, मतलब C1 और C3 को। तो तुल्य कितना आएगा इनका? तुल्य हो जाएगा 1/C4। मान लेते हैं इनके स्थान पे जो तुल्य आएगा वो C4 है, तो 1/C1 धन 1/C3, ये हो गया 1/3 धन 1/6। अब ये कुल मिलाकर के आपका हो गया एलसीएम 18, और ये हो गया 3 छंग 18, या 6 ले लो यार, सबसे आसान है 6 ले लो, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो ये हो गया 3/6 बराबर 1/2, यानी 1/C4 बराबर आया 1/2, तो C4 बराबर कितना मिल गया? 2 माइक्रोफैरेड, यानी इनका तुल्य 2 है, ठीक है। अब इनके साथ 3 वाला समांतर में जोड़ दो। अब इनका जो टोटल आ रहा है, इन टोटल वो 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है, और यहां पर आपने कितना जोड़ा? C2 को 3 माइक्रोफैरेड। तो अब C4 व C2 श्रेणी में है, सॉरी समांतर में जोड़ा है आपने, यहां गलत लिख दिया हमने, समांतर में। तो जब फाइनल लिखते हैं तो उसमें नंबर नहीं लगाते। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका? C बराबर हो जाएगा C4 प्लस C2। तो यहां पे ये C4 आपका 2 आया है और C2 आपका 3 है, बराबर हो गया 5 माइक्रोफैरेड। तो उत्तर होगा 3 व 6 माइक्रोफैरेड को श्रेणी में व 3 माइक्रोफैरेड को इनके साथ समांतर में जोड़ेंगे। ठीक है। 8वां, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरेड की संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो भैया यहां पे एक फिगर बना दिया इन्होंने, और इस तरीके से यहां पे एक कंडेंसर लगा दिया है, एक संधारित्र लगा दिया है, ये ए है ये बी है, ठीक है। और इसका है 2 माइक्रोफैरेड, इसका है 3 माइक्रोफैरेड, और यहां पर 1.8 माइक्रोफैरेड, और ये है 6 माइक्रोफैरेड, और कुल जो विभव लगा हुआ है वो 150 वोल्ट है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं कि इस पर आवेश कितना है, तुल्य धारिता निकालनी है, और उसके साथ साथ यहां पर बताना है कि ये जो 6 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र है इसका अपना विभव कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं हम कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर 1.8 माइक्रोफैरेड, C4 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। तो भैया यहां पे आपको पहले तो तुल्य धारिता बतानी है, तो तुल्य धारिता बताने के लिए आप क्या करेंगे,
पहले देखिए, आप यहां पेन रखिए। अगर आप पेन चलते हुए ऐसे जाते हैं और बिना पेन उठाए आप जिन संधारित्रों को टच कर पाए अगले प्रवाह की दिशा तक पहुंचते हुए, अगले ज्वाइंट तक पहुंचते हुए, जहां पर आपका आगे परिपथ बढ़ा हुआ है, तो अगर पेन बिना उठाए पहुंच लेते हैं तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में है। और अगर सबको, जिसको टच करने के लिए से एक बार इधर से गए, अब इसको टच करने के लिए आपको पेन उठा के फिर से आना पड़ा, तो ये कहलाएंगे समांतर क्रम में। सीधी पहचान है कि आप पेन रखो और संधारित्रों के बीच बिना उठाए अगर पेन आपकी चलती चली जाए तो श्रेणी क्रम में है। तो यहां लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। तो भैया श्रेणी क्रम में है, तो यहां पे एक नया चर मानेंगे, जैसे कि आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो कितना मानेंगे? 5। तो इसे मानेंगे 1/C5 इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल 1/2 प्लस 1/3 इक्वल हो गया ये 5/6। तो C5 कितना आया? 6/5 इक्वल 1.2। तो बेटा इसमें क्या हुआ कि माने दोनों मिल करके इतना काम कर रहे हैं जैसे कोई एक संधारित्र 1.2 माइक्रोफैरेड धारिता वाला काम कर रहा हो। अब फिर लिखेंगे C5, मतलब इन दोनों का जो तुल्य मिला वो क्या है? C5 है। अब C5 के साथ C3 क्या है? समांतर में है। तो C5 के साथ C3 समांतर में है। तब अब एक नया चर मानेंगे कि ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं। तो भैया तीनों मिलके मान लेते हैं C6 इक्वल C5 प्लस C3 बराबर कितना आ गया आपका? 1.2 धन 1.8 बराबर 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है। अब ये पूरा सेट जो है उसकी तुल्य धारिता इतनी है जैसे एक अकेले संधारित्र C6 लगा हो 3 माइक्रोफैरेड का। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे C6 के साथ C4 श्रेणी में है। देखो ये श्रेणी में थे, जब आपने दोनों को जोड़ के एक किया तो इसके साथ ये समांतर में हो गया, जब इन सब को जोड़ के एक किया तो इसके साथ ये श्रेणी में है। अब फिर लिखेंगे फाइनली 1/C बराबर 1/C6 धन 1/C4। तो 1/3 धन 1/6 ये कितना हो गया? 1/3 धन 1/6, तो ये हो गया 3/6 1/C बराबर। तो कुल कितना आ गया? तुल्य धारिता C बराबर आ गई 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरेड। तो पहला आंसर आ गया हमारा यहां पे 2 माइक्रोफैरेड। ये पहला उत्तर आ गया आपका। ठीक है। अब भैया आपको बताना है कि 6 माइक्रोफैरेड वाले का विभव कितना है। ठीक है। तो पहले Q निकाल लो। Q बराबर होता है CV। तो C आ गया 2 गुणे V हमारा 150 वोल्ट है, बराबर कितना हो गया? 300 कूलम। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो जितना C6 में से बहेगी उतने उसमें से बहेगी। ये परिपथ थोड़ा सा जटिल है और ये सरल परिपथ है, तो जितना इसमें बह के जाएगा वही इसमें भी बहेगा। 300 कूलम आवेश भैया इसमें जा रहा है और धारिता इसकी कितनी है? 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं। V बराबर, अब यहां पे आपको क्या निकालना है? V4, यानी वो संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो V बराबर Q तो समान है बटे C4 हो जाएगा। तो यहां पे विभव कितना लगा है? 150 और C4 हमारा कितना है? OQ 300 कूलम है भैया, 300 कूलम है। 300 और यहां पे धारिता कितनी है? 6। तो 6 पंचे 30, यानी 50 वोल्ट का इसका अपना विभव है। कुल टोटल तो 150 है, लेकिन 150 में 100 इसका है और 50 उसका है। ठीक है। तो इस तरीके से संधारित्र चैप्टर की सवालें होती हैं छोटी छोटी। अगर आपको सवाल और क्वेश्चंस की आवश्यकता है तो आप भैया मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कमेंट में ही क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की जरूरत है तो आप कमेंट्स करें, हम उस टाइप के न्यूमेरिकल्स के अलग वीडियो बना देंगे। न्यूमेरिकल्स मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। तो बेटा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो सारणिक का होगा।